Good morning student, again welcome to Dronacharya Academy and today we will discuss about the function of statistics. Okay, so there are 10 function of statistics. तो पहला आपका है presentation of fact in definite form. देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि 10 तरह के तो होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहला आपका है प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म, दूसरा आपका है स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डिटेल इन इजी फॉर्म, फिर है आपका हेल्पफुल इन कंपैरिजन, फिर आपका हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ डेटा, फिर है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, helps in policy formulation, helpful in forecasting and prediction to enlarge human knowledge and experience, helps in measuring after effect, और लास्ट आपका है helpful in realizing magnitude of the problem। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपका है प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म। चलिए क्या कहता है, इसको पार्ट वाइज हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन प्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म टू द यूजर। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स फैक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्ट मतलब जितने भी कठिन फैक्ट होते हैं जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आपके पास एक थ्योरी रख दिया जाए, आपके पास पेपर सिर्फ रिटन में रख दिया जाए और बोला जाए कि इसको समझिए, तो वो हमारे लिए कठिन होगा। लेकिन क्या करता है कि स्टैटिस्टिक्स जब हम यूज करते हैं, जब स्टैटिकल डेटा हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को क्या करता है, इजी कर देता है, और उससे क्या होता है कि यूजर को समझने में आसान हो जाता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा बात बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स मेक्स यूज ऑफ वेरियस एनालिसिस टेक्निक टू प्रेजेंट द कलेक्टेड डेटा इन द यूजफुल एंड द डेफिनेट फॉर्म। हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे टेक्निक को इस्तेमाल करके हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, और एनालाइज करके उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको यूजफुल फॉर्म में लाते हैं। यूजफुल फॉर्म मतलब कि मान लीजिए हम किसी टेक्निक से किसी डेटा को क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं यूजर्स को। तो हमको प्रेजेंट करने से पहले हमको ऐसा करना होगा ताकि जो डेटा है, जो भी डेटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो आसानी से यूजर्स को समझ में आ जाए। तो इस तरह से ये क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स यूज करता है एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टेक्निक को। ठीक है, तीसरा बात पर चलते हैं। सपोज द स्टेटमेंट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये तो फैक्ट है, सही बात है, ये फैक्ट है। तो आगे कहता है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स and does not convey any definite meaning। अब देखिए सही बात यहां पर बोला, क्या बोला कि मान लीजिए हमको तो पता है कि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन भारत का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हम इस स्टेटमेंट को स्टैटिस्टिक्स नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये किसी भी प्रकार से हमको डेफिनेट मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा है। मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ तो हमको समझ में आ ही रहा है कि दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन भारत का बढ़ रहा है, तो फिर ऐसा ये क्यों बोला कि ये डेटा जो है ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये हमको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो सही बात है, क्यों नहीं दे रहा भैया? क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स नहीं है। कितना बढ़ा, मतलब मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि अगर पिछला कक्षा में किसी बच्चा का 75% आया और नेक्स्ट जब एग्जाम दिया तो उसका 85% आ गया, तो यहाँ पर हम डेटा देख रहे हैं कि पिछला बार वो 75 लाया, इस बार 85 ला दिया, मतलब कि 10% क्या कर गया, उसका रिजल्ट में इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये पता चल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा है कि कितना बढ़ा, पहले कितना था अभी कितना है, ये कुछ नहीं बता रहा है। तो सिर्फ इतना बता देना कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है या फिर वो पास हो गया या वो फेल हो गया बिना किसी डेटा का, तो भैया हम कहेंगे कि वो हमको डेटा जो दे रहा है वो मीनिंगफुल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है कि हाउएवर विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स
collected, we can say that population of India has increased from 102 crore in 2001 to 121 crore in 2011. This statement is conveying the definite meaning about the rise of the पॉपुलेशन। अभी देखिए, अभी हम यही बात बोले आपको कि डेटा सबसे बड़ा चीज है। अगर स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं तो हमको डेटा का आवश्यकता पड़ेगा। अगर हम डेटा ही हमको अगर नहीं पता चल रहा है, अगर हमको डेटा ही नहीं मिल रहा है, तो हम फिर कैसे पता कर सकते हैं कि उस देश का, किसी भी पर्टिकुलर देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहां पर आपको बताया कि 2001 में 102 करोड़ था, 2011 में 121 करोड़ हो गया, मतलब बताया कि ये इंक्रीज किया। तो यहां पर हमको एक किसी प्रकार का डेटा को दर्शाया गया है, और जब हमको डेटा मिल गया तो हम बोलेंगे कि हाँ, इतना डेटा बढ़ा, इतना चीज बढ़ा, इतना परसेंट से बढ़ा। ठीक है, तो ये आपका होगा मीनिंगफुल डेटा, और ये आपको बताएगा कि कितना परसेंट से या कितना इंक्रीज कर गया आपका देश का पॉपुलेशन। तो समझ में आ गया कि प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इन डेफिनिट फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डेटा को, किसी भी स्टैटिस्टिक्स को या किसी भी डेटा को प्रस्तुत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आपका क्या बोलता है भैया? तो पॉइंट नंबर 2 आपका बोलेगा क्या, देखिए सुनते हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा इन इजी फॉर्म। अभी हम लोग समझे हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करके रख देता है। तो कैसे रखता है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो चलिए इसको भी समझते हैं। कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द डेटा। अब देखिए, जो स्टैटिकल डेटा होते हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम किसी भी कंपनी का XYZ कोई भी एक कंपनी है, अगर हम उसका डेटा को क्या कर रहे हैं, हम उसके स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भैया इस्तेमाल हम उस कंपनी के डेटा को कर रहे हैं ना। तो जब कंपनी के डेटा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, एसोसिएट कर रहा है। एंड देन आफ्टर वी आर क्लासिफाइंग द डेटा विच आर गिवन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात समझ में आ गया कि कोई भी स्टैटिस्टिक्स होता है, कोई भी डेटा होता है, वो आपके किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, बनाया हुआ होता है, दर्शाया गया होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि दिस इज डन टू रिमूव ऑल द इनकंसिस्टेंसीज, इरेगुलरिटीज आउट ऑफ द डेटा एंड टू गिव अ क्लियर व्यू ऑफ द होल डेटा। सही बात है। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है? स्टैटिस्टिक्स का काम तो भैया यही है कि वो जितने भी इनकंसिस्टेंसीज है, इरेगुलरिटीज है, वो डेटा से इन सारे चीजों को क्या करता है, रिमूव कर देता है। जो भी गड़बड़ है, जो भी डेटा अगर अनयूजुअल है, जो डेटा यूजफुल नहीं है, उसको क्या कर देता है, हटा देता है। और हटाने के बाद जो डेटा आपके लिए इस्तेमाल किए जाने लायक है, उस डेटा को क्या करता है, आपके सामने प्रेजेंट करता है, एक अच्छी तरह से उस डेटा को प्रेजेंट करके। ताकि क्या होगा कि एक यूजर जो भी है उसको क्या चाहिए, एक यूजर को क्या चाहिए, यूजर को बस इतना ही चाहिए कि अगर जो भी डेटा हमको मिल रहा है वो मेरे लिए यूजफुल हो। अब ये नहीं कि हम हर चीज को डाल दी और वो मेरे लिए यूजफुल हो ही ना, तो भैया ये तो हो नहीं सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, उन सारे चीजों को क्लियर करके, सारे इरेगुलरिटीज को, इनकंसिस्टेंसीज को हटा करके, रिमूव करके आपके सामने एक बेटर डेटा को आपके सामने प्रस्तुत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The presentation of data in the form of graph, chart। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ, चार्ट, tables, diagram, pie chart and bar graph etc. makes the data available in easy understandable form। कहता है कि जो भी डेटा स्टैटिस्टिक्स करता है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, तो उसमें आप पढ़ रहे होंगे कि टेबल हम लोग बनाते हैं, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हम लोग चार्ट बनाते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं, हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं, हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं। क्लास 10 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है कि जो भी डेटा प्रस्तुत किया जाता है, जो भी डेटा एक यूजर को अवेलेबल किया जाता है, वो हमको वो अंडरस्टैंडेबल होता है। मतलब इस तरह से कि ताकि हमको पता चल जाए। मान लीजिए पॉपुलेशन 2001 में कितना था, 102 था, 2011 में 121 हो गया, 2021 में हो सके इस बार का जो डेटा है, इस बार का जो सेंसस आए वो 140 बता दे। एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये डेटा आपको बता रहा है कि हर साल, हर 10 साल पर क्या हो रहा है, देश का पॉपुलेशन
बढ़ रहा है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके तरह से उसको क्या किया जाता है, बताया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेजेंट डेटा अबाउट द इनकम ऑफ द एवरी पर्सन ऑफ इंडिया, बट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनकम ऑफ द ऑल पर्सन कैन बी प्रेजेंटेड एज पर कैपिटा इनकम। अब देखिए, हर एक व्यक्ति का हम इनकम अगर बताने लगे तो असंभव है, इम्पॉसिबल है, हम नहीं बता सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, पर कैपिटा इनकम को इस्तेमाल करके वो क्या करता है, देश के सारे पर्सन्स का इनकम को बता देता है। तो समझ में आ गया ये दूसरा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट होता है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। अब देखिए, क्योंकि डेटा अगर आपको सही मिलेगा तो आप अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा से आप किसी भी डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, समझते हैं पॉइंट वाइज। तो कहता है कि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इन डेफिनिट फॉर्म मेकिंग द कंपैरिजन। सही बात है। अब एक देखिए, स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है, किसी भी फैक्ट को वो प्रेजेंट करता है ताकि हम क्या कर सके, दूसरे लोगों से कंपैरिजन कर सके, लोगों से या किसी कंपनी से या किसी देश के पॉपुलेशन से हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है द सिंप्लीफाइड डेटा इज कंपेयर्ड विथ अनदर सेट ऑफ डेटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट। अब देखिए, इस तरह से वो डेटा को सिंप्लीफाई करके देता है ताकि हम अनदर डेटा से जब हम उसको कंपेयर करें तो हमको मीनिंगफुल रिजल्ट दे दे। ठीक है। तीसरा कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू इनेबल कंपैरिजन टू मेड बिटवीन पास्ट present result with a view to ascertaining the reason of change with the which have been taken place and the effect of such changes in the future। अब देखिए क्या करता है, जो स्टैटिक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पास्ट और प्रेजेंट के रिजल्ट को बताते हैं। पास्ट और प्रेजेंट के रिजल्ट को हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि पास्ट में उसका कंपनी बढ़ रहा था या घट रहा था, प्रेजेंट में उसका कंपनी बढ़ रहा है या घट रहा है। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में अगर हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं उस कंपनी को लेकर के, हम उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी में, तो फिर क्या होगा, हम पिछले और आज के डेटा को देख करके हम उस कंपनी में अच्छी तरह से निर्णय ले सकते हैं कि इस कंपनी में या इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस फर्म में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी from the date of independence to the present time is an example of intertemporal comparison। अब देखिए, अब इंडियन इकोनॉमी का जब देश आजाद हुआ था और आज के डेट में कितना ग्रोथ हुआ, कितना प्रोग्रेस रेट उसका था, पहले क्या था, आज बढ़ा या नहीं बढ़ा या घट गया, ये जो है ये एक एग्जांपल है किसका, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का एग्जांपल है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का एक एग्जांपल दीजिए, तो भैया आपको यही बताना होगा, मतलब कि एक ही देश का, जिस देश के बारे में हम बात करें उसी देश के हम पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब ये नहीं कि दो देश ले लिए, एक अमेरिका ले लिए, एक भारत ले लिए और दोनों का हम इंटरटेम्पोरल में क्या करें, इंटरटेम्पोरल में हम क्या कर रहे हैं उसको हम बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अब ऐसा आप कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको एक ही देश के बारे में आपको बताना होगा कि उसका पास्ट में क्या ग्रोथ था और अभी प्रेजेंट में उसका क्या ग्रोथ है। दूसरा कहता है द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट The rate of unemployment in Indian economy as compared to USA economy is a kind of international comparison। अब जब आपसे पूछे कि इंटरनेशनल कंपैरिजन क्या है, तब आप बात कर सकते हैं कि इंडिया और यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, उसके जनरेट कितने हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कितना हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो जब इस बात को, टर्म को याद रखिएगा, जब आपसे इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन के बारे में बात करें तो किसी एक देश के ही पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल कंपैरिजन के बारे में बात करें तो किसी दो देश के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया कंपैरिजन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ डेटा। अब इसका मतलब क्या होता है, अब समझते हैं। हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ डेटा कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन द एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब देखिए, न्यूमेरिकल डेटा हम आपको बताइए हैं कि न्यूमेरिकल डेटा ही आपको क्या कर सकता है,
स्टैटिस्टिक्स बनाने में हेल्पफुल कर सकता है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, तभी आपके पास नंबर्स हैं तो आप किसी भी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स को बना सकते हैं, अगर नहीं है तो भैया नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब कहता है क्या कि द डेटा कलेक्टेड एनालिसिस विद द यूज ऑफ टेक्निक लाइक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरी। ये चार तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को, इन चार टेक्निक को इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये था हेल्पफुल एनालिसिस ऑफ डेटा। आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या कि फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। किसी भी चीज में हम अनुमान लगाते हैं, अरे यार ये ऐसा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, नहीं भी, हम मान लीजिए हम अनुमान लगाएं हम कि आज बारिश होगी नहीं होगी, ये हम अनुमान लगा रहे हैं। तो ये क्या होता है, अब स्टैटिस्टिक्स में इसका इस्तेमाल कैसे होता है तो समझते हैं। कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज हाईली यूजफुल इन द फॉर्मुलेशन एंड द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो हाईली यूजफुल होता है किस चीज में, तो फॉर्मुलेशन करने में, किसी भी डेटा को फॉर्मुलेट करने में स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है। विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हम अनुमान लगाकर किसी भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे बोलता है अ रिसर्चर में फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब रिसर्चर जो है वो अनुमान लगाएगा, अनुमान लगाएगा किस बेसिस पे, तो ऑब्जर्वेशन का बेसिस पे, किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करने के बाद वो अनुमान लगाएगा, और अनुमान लगाने के बाद वो रिसर्चर क्या करेगा, उस डेटा को फॉर्मुलेट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड The hypothesis is tested with the help of statistics. And if the hypothesis is selected, a new theory comes into the existence. अब देखिए जब स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है, अनुमान को हम टेस्ट करते हैं, अनुमान हम लगाते हैं, और देन आफ्टर हम जब हाइपोथेसिस को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वहां से एक नया थ्योरी जनरेट होता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस में लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड मे बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए डिमांड आप पढ़िएगा आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड के जितने भी एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे वो वेरीफाइड है किसके के हेल्प से, तो स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से। तो समझ में आ रहा होगा कि हाइपोथेसिस का टेस्टिंग कैसे होता है और फॉर्मुलेशन कैसे होता है। आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट क्या है भैया, तो छठा पॉइंट है हेल्पफुल इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब पॉलिसी अगर हम किसी प्रकार का बना रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। कैसे करता है समझते हैं, कहता है कि ऑल द पॉलिसीज टू बी मेड और modified requires some kind of data which is collected with the help of statistics, so statistics help in the policy formulation। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि अगर हम किसी भी पॉलिसी को बनाते हैं या बनाए हुए पॉलिसी में अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमको कुछ प्रकार के डेटा चाहिए जो कि कलेक्ट किया गया है किसके हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से। अब ये स्टैटिकल डेटा जो है ये आपको हेल्प करेगा किस चीज में, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आपको हेल्प करेगा। अगर हमको किसी प्रकार का डेटा ही नहीं मिलेगा तो हम पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। दूसरा बात पे चलते हैं, कहता है कि स्टैटिस्टिक्स मेड अवेलेबल ऑल द डेटा विच इज रिक्वायर्ड टू स्टडी द इंटेंसिटी ऑफ द इशू एंड policy can be formulated after taking into consideration all the relevant fact। अब कहता है कि स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल करता है किस चीज को, डेटा। अब डेटा को क्यों अवेलेबल करता है, ताकि हम किसी भी स्टडी के
किसी भी इशू को हम क्या कर सके, स्टडी कर सके। मान लीजिए उस जो भी हम इशू देख रहे हैं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, तो उसमें कितना गहराई है, वो प्रॉब्लम कितना हमको इफेक्ट कर सकता है, वो प्रॉब्लम कितना डेंजरस है, ये चीज क्या करेगा, उसको स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद वो पहला चीज तो स्टडी करेगा, दूसरा क्या करेगा, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में आपका मदद करेगा। कैसे, तो सारे रिलेवेंट फैक्ट को कंसीडर करने के बाद। अब एग्जांपल देखते हैं। To frame the poverty alleviation policy, the statistical made the data available about the number of persons that live below poverty line, the amount of income earned by the resident etc. अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए अगर हमको poverty alleviation पॉलिसी अगर हमको फ्रेम करना है, बनाना है, तो भैया उसको बनाने के लिए हमको पहले ये डेटा चाहिए होगा कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल के नीचे रहते हैं, कितने लोगों जो रह रहे हैं लोग, उनका इनकम क्या है। जब ये डेटा हमको मिलेगा तभी जाकर के हम पॉवर्टी एलिविएशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करेंगे। अगर हमको ये सब डेटा मिलेगा ही नहीं तो हम कहां से बनाएंगे। आगे बोलता है, विद द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, बिजनेस, इकोनॉमी, पॉलिसी आर फ्रेम्ड। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो इंडस्ट्री में किया जाता है, कॉमर्स में किया जाता है, ट्रेड में किया जाता है, एग्रीकल्चर में किया जाता है, बिजनेस, इकोनॉमी, ताकि पॉलिसी क्या हो, बनाया जा सके। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हेल्पफुल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं कि हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। कहता है कि पहला वाला देखिएगा, फोरकास्टिंग एंड प्रेडिक्शन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और देखिए स्टैटिस्टिक्स में फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन, तो अनुमान लगाना या फोरकास्टिंग, देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग होता है कि आज बारिश होगा नहीं होगा, कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा, ये ठीक है फोरकास्ट करते हैं। कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी लगता है कि अरे आज तो सही बात बोल दिया यार, बारिश तो हो ही जाएगा, लेकिन मौसम बनाता है लेकिन बारिश होता नहीं है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहां पर फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन होता है। अगला बोलता है, ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर यूजफुल इन प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर ट्रेंड। अभी आपको बताएं कि भविष्य में किस प्रकार से कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट किसी चीज में होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कोई बिजनेस ही चला रहा है तो अपना फ्यूचर देखेगा, फ्यूचर में प्रेडिक्ट करेगा, देखेगा थोड़े, भगवान थोड़े कि देख लेगा, बस वो प्रेडिक्ट करेगा, वो सोचेगा, वो अपना पिछला या प्रेजेंट चीजों को देख करके अनुभव से तो वो अपने आप को ये प्रेडिक्ट करेगा कि आगे चल के मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। दूसरा कि द डेटा कलेक्टेड हेल्प इन प्रेडिक्टिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल इन द फ्यूचर। अब डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो हेल्पफुल होता है कैसे, तो वही चीज बता रहा है कि अबाउट द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल्स इन द फ्यूचर, क्या क्या हमको प्रॉब्लम ला सकता है, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमको प्रॉब्लम ला सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो जब तक डेटा हमको नहीं मिलेगा उससे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें हमको पता नहीं चलेंगी। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। द सेल ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी प्रेडिक्टेड और फोरकास्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्टेड ऑन द मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखते होंगे, कभी आप देखे होंगे कि कोई ऐसा सामान है जो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड चल रहा है, तो डिमांड चल रहा है तो ये प्रेडिक्ट किया गया, ये फोरकास्ट किया गया, मार्केटिंग किया गया, पूरा एकदम धुआंधार मार्केटिंग हुआ, और मार्केटिंग होने के बाद पता चला कि अरे यार यहाँ पर तो ये चीज ज्यादा बिक रहा है, अरे यार यहाँ पर ये चीज कम बिक रहा है। तो जिस तरह का डिमांड होता है उस डिमांड के अनुसार उस पे काम किया जाता है। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि टू इनलार्ज ह्यूमन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए कहता है कि स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन। अब देखिए वही बात घिसा पीटा एक ही बात फिर से बोला कि अगर आपके पास डेटा मौजूद है, अगर डेटा
दिया गया है, अगर सही डेटा दिया गया है, तो वो एक ह्यूमन का, एक यूजर का, एक कस्टमर का जो नॉलेज होगा, जो एक्सपीरियंस होगा उस प्रोडक्ट को लेकर के, उसको क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है, वो बढ़ा देगा। The use of statistical technique help in gaining the knowledge about the new concept and improve the power of reasoning in human beings। अब देखिए, अब जो statistical technique है वो आपको इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपने नॉलेज को न्यू कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि ये चीज मेरे लिए सही है या नहीं है, ये प्रोडक्ट हमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है। और इससे क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स है उनके दिमाग का पावर बढ़ता है। पावर क्या मतलब कि पावर का गोली थोड़ा है कि पावर बढ़ जाएगा, उनका सोचने का क्षमता बढ़ जाता है कि अरे ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक लक्स लेते हैं और एक डिटॉल लेते हैं। अब देखिए दोनों मार्केट को पकड़ के रखा है, लेकिन एक जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर जो है वो डिसाइड करेगा कि हमको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, उनको एक्सपीरियंस के तौर पर बताती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट है हेल्प इन मेजरिंग आफ्टर इफेक्ट। अब देखिए घटना हो गया, अब घटना के बाद उसका क्या परिणाम निकला ये भी आपको बताएगा। तो कहता है कि statistics are also helpful in measuring the after effect of the policies implemented। अब देखिए जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हम कर दिए, अब इंप्लीमेंट करने के बाद उसका क्या इफेक्ट है, उसका इफेक्ट सही है या उसका इफेक्ट गलत है, तो ये सारी चीजें हमको पता चलेंगी किससे, स्टैटिस्टिक्स से। दूसरा बोलता है द पॉलिसी कैन बी रिफ्रेम्ड आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट बाय एनालाइजिंग एंड स्टडिंग द प्रीवियस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कहता है कि अगर आप जो पॉलिसी बनाए हैं अगर वो गलत है, अगर वो गलत साबित हो गया या वो परिणाम गलत दे रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, ठीक है, उसको पूरी तरह से हटा करके नया पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन अगर वही पॉलिसी अगर आपके पास सही हो जाए तो उसमें क्या करेंगे, और अच्छे और प्रकार से चीजें जोड़ सकते हैं ताकि क्या हो, आगे और हमको बेनिफिट दे सके। तो जब पॉलिसी क्या होता है, बन जाता है, उसके बाद जब हम उसको लागू कर देते हैं, लागू करने के बाद उसका इफेक्ट क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें आपको बताती हैं। और लास्ट पॉइंट आपका है हेल्पफुल इन रियलाइजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम जो है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है, रियलाइज करना कैसे है, ये समझते हैं। कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल in realizing the intensity of the magnitude of the problem। अब देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या कर सकता है, प्रॉब्लम जो है उसके मैग्नीट्यूड, उसके क्षमता को बता सकता है। कैसे बताएगा, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास दो तरह से स्टैटिस्टिक्स, उसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, दो डेटा आपको दिए हुए हैं। अब दोनों डेटा को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या प्रॉब्लम निकल रहा है उससे, ऐसा क्यों हो रहा है कि कंपनी लॉस में ही चल रहा है, तो ये आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम जो है उसको हम निष्कर्ष पर लाएंगे और लाने के बाद हम उसको चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को क्या करता है, उसके कारणों को, उसके रीजंस को आपको सामने ला करके रख देता है। दूसरा है इट टेल्स अबाउट द डिग्री और सेवरनेस ऑफ द इशू। अब कितना प्रॉब्लम है, मतलब कितना ज्यादा है, कम है या मीडियम है या बहुत ज्यादा है, मतलब वो हाथ से निकल गया है, ये आपका स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, बताता है। एग्जांपल ले लेते हैं, population has increased in India does not tell about the magnitude of the problem of the population explosion, but the fact that population has increased to 121 करोड़ truly convey the intensity of the issue of the population increase। अब देखिए अगर हम आपके सामने इतना ही सिर्फ बोल दे कि पॉपुलेशन जो है भारत का इंक्रीज किया, ये आपको किसी भी प्रकार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, मतलब कि पॉपुलेशन विस्फोटक के प्रॉब्लम को, इशू को नहीं बताता है, ठीक है। मतलब कि ये सिर्फ बोला कि भारत का पॉपुलेशन बढ़ गया, लेकिन जब हम आपको एक डेटा तैयार करके दे दिए कि 2001 में 102 करोड़ था और 2011 में 121 करोड़ हो गया, तब आपके दिमाग पर झटका पड़ेगा, और झटका पड़ेगा तो आपको होश आएगा कि अरे यार ये तो देश का पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। और जब बहुत बढ़ रहा है तो आपको ये बताया जाएगा कि उससे क्या आगे भविष्य में देश में या उस
सोसाइटी में, एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारा तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भैया जगह नहीं रहेगा तो कहां से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो पॉपुलेशन माना गया है कि पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ा रोड़ा बनता है किसी भी देश का, किसी भी इकोनॉमी में उन्नति पाने के लिए किसी भी देश का पॉपुलेशन वहां पर विघ्न डालता है। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। जो पॉइंट समझ में नहीं आया उसको कमेंट कीजिए, ठीक है, उसको फिर से बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं अगला दिन अगले टॉपिक के साथ।